अच्छा, सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट का सीन इस तरह से है कि अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, और लेटेंट तो बेसिकली ग्रीक लेटर है। सही है। हम यूजुअली जो है वो इसको जस्ट हीट कहते हैं, और हिडन हीट कहते हैं, या हीट ऑफ वेपराइजेशन, और हीट ऑफ स्टेट चेंज हम इसको कहते हैं बेसिकली। राइट। सो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। सही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हमने डेफिनेशन लिखी थी, राइट। यस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हमने डेफिनेशन लिखी थी, राइट। अच्छा, अब लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको रिलेट भी कर देंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to the amount of energy per unit mass, per unit mass required to change the state at a constant temperature, at a constant temperature, right। क्या फड्डा है इसका? इसके फड्डे को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली सीन इस तरह से है कि सबसे पहले, अच्छा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट अगर तुमसे पूछ रहा है ना, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो स्टेट चेंज के बारे में बताना है। ओके। सो स्टेट चेंज के बारे में तुम्हें बताना है, ये नहीं बताना कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है। वो पूछा नहीं है तो होशियारी नापने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। ओके। और तुम्हें जो है ना पर यूनिट मास बताना है। ओके। पर यूनिट मास। अगर तुम पर यूनिट मास नहीं बोलोगे तो फिर वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे पास स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, उसी जैसे हमारे पास एक लेटेंट हीट भी होती है। ओके। तो अगर तो इस पर यूनिट मास नहीं बोलोगे तो वो जस्ट एक लेटेंट हीट बन जाएगी। ओके। और वो लेटेंट हीट हम उसको इतना लिफ्ट नहीं कराते। ओके। तो हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं। अच्छा, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ओके। लेटेंट जो वर्ड है, फारसी फारसी का नहीं है, ग्रीक लेटर है, जिसको हम कहते हैं कि भाई हिडन। इसका इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेशन है हिडन। ओके। हिडन में ही आता है। सही। अच्छा, अब क्या कॉन्सेप्ट है इस हिडन का? बेसिकली अगर आप इस पे गौर करो। सही। अगर आप इस पे ये गौर करो कि भाई हमारे पास इस केस के अंदर एक स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा। मतलब अगर लेट से तुम्हारे पास जो है ना आइस है, सही है, और अब आइस का स्टेट चेंज तो हो गया, लेकिन अगर तुम टेम्परेचर थर्मामीटर लेके बैठे हुए हो आइस पे लगा के, तो उसका ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट तुम्हें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं दिखेगा। ओके। तो इस वजह से हम उसको हिडन हीट ट्रांसफर कहते हैं, राइट, या हिडन एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, कि हमें वो चीज़ दिख नहीं रही होती फिजिकली। राइट। यानी वो अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखोगे तो वो आपको फील होगी, वो मैं अभी आगे बताने लगा। सही है। तो ये हमारे पास इस वजह से जो है ना हम इसके लिए लेटेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ये हिडन हीट या हिडन एनर्जी ट्रांसफर है। ओके। और ये 2 नंबर की आती है डेफिनेशन, तो इस हिसाब से तुम्हें लिखनी होगी। कांस्टेंट टेम्परेचर लिखना मत भूलना प्लीज, क्योंकि अगर तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रखा, तो फिर वो लेटेंट हीट नहीं बनेगी, वो फिर प्रॉबेबली मोस्ट प्रॉबेबली वो इवेपोरेशन बन जाती है। ओके। और तो ये चक्कर हो जाएगा। सही है। सो कांस्टेंट टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है नाउ। यहाँ तक तो हमने फड्डा समझ लिया। अब इसके बाद जो है, अगर आपके पास वो आपसे ये पूछते हैं कि भाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट कौन सी वाली, वेपराइजेशन या फ्यूजन, क्योंकि ये दो टाइप की होती है। सही है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये तो आपके पास होगी फ्यूजन वाली। सही हो गया। ये तो आपके पास होगी वेपराइजेशन वाली। सही है। या फिर आपके पास वेपराइजेशन, ऑल्दो वेपराइजेशन। सही है। अच्छा,
फ्यूजन, अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर जो फर्क है वो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है डेफिनेशन का, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है उसमें। सही है, तो उसमें इतना ज्यादा बस फर्क नहीं है। जब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो फिर आपने चेंज इन स्टेट को बस स्पेसिफाई करना है कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड होगा तो वो फ्यूजन कहलाएगा। और वेपोराइजेशन के अंदर जो स्टेट चेंज होगा वो लिक्विड टू गैस से गैस टू लिक्विड। ओके, सो बस यहाँ पे स्टेट चेंज ही है। सही है, सो इसके अंदर जो है वो, इस केस के अंदर जो हमारे पास स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज पहले वाले के अंदर जो होगा वो हमारे पास होगा सॉलिड टू लिक्विड। ओके, सही है, दोनों बोथ भी पॉसिबल है। राइट। और जो दूसरा वाला होगा वेपोराइजेशन के अंदर, वो हमारे पास होगा सॉलिड, सॉरी, लिक्विड टू गैस। ओके, या गैस टू लिक्विड। सही हो गया। तो ये हमारे पास स्टेट चेंज है, बाकी तुम डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह से रखोगे, इस चेंज इन स्टेट के बजाय तुम सॉलिड से लिक्विड कह दोगे, और तुम्हारे पास पूरी कहानी बन जाएगी। राइट। अच्छा जनाब, अब होता क्या है ड्यूरिंग द फेज चेंज, होता क्या है उसको भी जरा समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द फेज चेंज। ओके। अच्छा, सो अब हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग द फेज, अच्छा याद रखना है इसके अलावा भी जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, जैसे गैस से लिक्विड अगर आप आ रहे हो तो कंडेंसेशन हो जाएगा, लिक्विड से आप सॉलिड अगर आ रहे हो तो फ्रीजिंग हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड आ रहे हो मेल्टिंग हो जाएगा। ये प्रोसेस के नाम तुम्हें पता होने चाहिए, बट ऑल वो बहुत ज़्यादा सिलेबस के अंदर डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डेफिनेशन सिर्फ वो लेवल्स के अंदर पूछता है, ए लेवल्स के अंदर नहीं पूछता। सब्लिमेशन वगैरह जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। ओके, ना तो ट्रिपल पॉइंट हमारे सिलेबस में कि जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस जो है एक ही पॉइंट पे तीनों एग्जिस्ट करें, ऐसा भी हमारे सिलेबस में नहीं है। सही है। तो चलें आगे चलते हैं। सो अब यहाँ पे जो है हमारे पास, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इसके फॉर्मूला पे भी आ जाएंगे। सही है। सो फेज चेंज के अंदर होता क्या है हमारे पास कि भाई हम एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर तो राइज नहीं करवाती, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना बिटवीन द टू पार्टिकल्स या बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, वो उसको वीक करने में काम आ जाती है, या आप कह लो बॉन्ड ब्रेक करने में काम आती है। ओके, और वो वहां पे यूटिलाइज होती है, तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड एनर्जी इज यूज्ड इज यूज्ड टू ओवरकम द attractive फोर्स। सही है। और ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेक द बॉन्ड। सही। और उससे फिर आपके पास क्या होगा, वो सॉलिड जो होगा वो फिर लिक्विड के अंदर या लिक्विड जो होगा वो गैस के अंदर, या इसका रिवर्स प्रोसेस भी तुम कह सकते हो। राइट। सो जब ये हो रहा होगा तो अब बेसिकली एट दिस प्रोसेस है ये, सो ड्यूरिंग दिस स्टेट जितने भी पार्टिकल होंगे ना वो सारे अप्रोक्सीमेटली सेम काइनेटिक एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे या मूव कर रहे होंगे। सही है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेट ऑल particles will have approximately the same काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो हीट आप दे रहे हो
वो सारी तो बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर जा रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर जा रही है, राइट। अच्छा, और अब देखो मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है कि या तो मैं मेल्टिंग कर रहा हूँ या तो मैं बॉइलिंग कर रहा हूँ, सही। मैं कंडेंसेशन या फ्रीजिंग नहीं कर रहा हूँ, सही, क्योंकि मैंने ट्रांसफर्ड एनर्जी लिखी है, ओके। तो अब इस केस के अंदर क्या हो रहा होगा, इस केस के अंदर ये हो रहा होगा कि जो मेरे पास जब मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर रहे होंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो इंक्रीज हो रहा होगा, ओके। सो हम कह सकते हैं कि भाई सो हीट increases the distance या सेपरेशन कह दो, सही है। heat increase the distance or the separation between the molecules या particles, molecules, सही। अच्छा जनाब, जब सेपरेशन इंक्रीज होगी, resulting in increase in potential energy, okay, in potential energy, okay. Over here the potential energy does not mean the gravitational potential energy, okay. uh, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी, देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल जो हम कहते हैं ना वो पोजीशन को कहते हैं, ओके। तो जैसे कि तुम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, सही है, कि हम वहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं कि पॉइंट इन अ फील्ड, सही है, मूविंग टूवर्ड द पॉइंट इन द फील्ड, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है पोजीशन को रेफर करता है, ओके। तो अब दो पार्टिकल हैं, अब उन दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, लेट्स से दो पार्टिकल है मेरे पास, दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, सही है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, सही है। और ये इस डिस्टेंस पे है और इनके बीच में जो है ना कोई फोर्स है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यार ये किस तरह से मैं बना सकता हूँ, इनके बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। और ये जो है ना इस डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ये इस डिस्टेंस पे है हमारे पास, ओके। और वो इस डिस्टेंस पे इस वजह से है क्योंकि देयर इज अ फोर्स बिटवीन द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, ओके। अब आपने जब हीट ट्रांसफर की, सो हीट ट्रांसफर करने के बाद जो है ये डिस्टेंस, लेट्स से इनका इंक्रीज हो गया, राइट। और डिस्टेंस इंक्रीज कैसे हुआ, बिकॉज यू डिड द वर्क डन अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स जो कि इनके बिटवीन में, राइट। तो अब जो है जो अट्रैक्टिव फोर्स थी वो कम हो गई, सही है। और क्योंकि आपने वर्क डन किया अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्स, और आपको पता है जब आप वर्क डन करते हो अगेंस्ट द फोर्स तो वो स्टोर हो जाता है, ओके। तो अब डिस्टेंस इनका इंक्रीज हो गया, राइट। सो अब डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से आपके पास, आपने वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स, नॉट ग्रेविटी अगेंस्ट द फोर्स, और आपका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया, सही। इसको मैं कैपिटल डी कह देता हूँ, सो इसकी वजह से हमारे पास वर्क डन स्टोर होगा या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ओके। गाइस गेटिंग, समझ पा रहे हो तुम लोग, खोपड़ी शरीफ में बात बैठ रही है? यस। जी सर। ओके जनाब। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरीके से, चूंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सो अब जब हम ड्यूरिंग द फेज चेंज की जब हम बात किया करेंगे तो वहां पे हमारे पास एनर्जी जो है वो नॉट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इन टर्म ऑफ टेम्परेचर हमें नहीं दिखेगी, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या स्टेट चेंज की फॉर्म में दिखेगी, राइट। एक से दूसरी स्टेट बन रही होगी, क्लियर हो गया? आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास जो है ना काम होगा, सही है। सो और हम ये जो हमें एक बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को जो हम दूर कर रहे हैं, इसको दूर करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, इस एनर्जी को जो है ना वो हम स्पेसिफिक लैटेंट हीट कहते हैं, ओके। जो जो हमने ऊपर देखा, सही है। देखो इसके अंदर दो दो वेरिएबल हैं, दो दो टर्मिनोलॉजी है, सही। मैं दोनों को सामने तुम्हारे रखता हूँ, सही। पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले से तुम्हें बात और समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला, जब तुम लोग ओ लेवल्स में थे तब ये फॉर्मूला था तुम लोग के सिलेबस में, बट उसके बाद निकल गया, सही है। सो Q is equals to ml, okay, with a little f in subscript that shows the fusion, or Q equals to
ml with a little v in the subscript that shows the vaporization. Okay, but please keep in mind these two variables are in subscript, right? And इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होने वाली है. ओके, दे आर जस्ट रिलेटेड टू एल, राइट? अब इस फॉर्मूला के अंदर दो चीजें आपके पास, एक आपके पास है दिस क्यू, ओके, which is the heat of fusion in this case, heat of fusion. ओके, एंड इस केस के अंदर जो होगा वो आपके पास हो जाएगा, बड़ा बन गया, सही है. सो इस केस के अंदर आपके पास हो जाएगा ये हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट? ये तो आपके पास क्यू है, सही है. अब ये जो आपके पास एल है और एफ है, इसके बारे में हमने देखा कि ये हमारे पास जो है वो लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, राइट? इसको जो है वो आप क्या कहते हो? स्पेसिफिक लेटेंट हीट, सेम. इसका दूसरा नाम लेटेंट हीट कोफिशिएंट भी आप कह सकते हो, okay? लेटेंट हीट कोफिशिएंट, ओके. अच्छा जनाब, या हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी आप कहना चाहो, राइट? अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो आप उस हिसाब से नाम दोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो आप उस हिसाब से नाम दोगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है हमारे पास, सही, इस हिसाब से दे देते. अगर हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता तो हम उस हिसाब से नाम देते. इसको डुप्लीकेट कर लेते, अबे चलो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं. ये आ गया एथर, सही हो गया. थोड़ी सी जो है, ओके, सही है. और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा वेपराइजेशन, राइट? सही हो गया. सो हमने यहाँ पे जो है ना ये फार्मूला देख लिया. अच्छा, अब इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन को समझ भी लेते हैं. अगर हम इसका यूनिट देखें, सो इसका यूनिट हमारे पास बनता है क्यू, विच इज जूल्स पर केजी, ओके, जूल्स पर केजी. और ये जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, राइट? अच्छा जी. सो अब जरा इसको जो है ना थोड़ी सी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, सही है? सो इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो है, अगर हम आगे हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो एल है, इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें सुन लो कि ये जो है, लेट्स से मेरे पास जो है ना वाटर, मैं एक मतलब एज एन एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ. सही है, वाटर है मेरे पास, सही है. और मेरे पास जो है उसकी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो मेरे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आई थिंक. यस. सो ये हमारे पास है 336 किलो जूल्स, ओके, पर केजी, राइट? एंड वाटर की जो है ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, यानी अभी जब ये वाटर है यानी आइस टू वाटर बन रहा होगा, ये तब है जब ये आइस टू वाटर आ रहा होगा, सही है. और जब ये जो है वाटर टू स्टीम बन रहा होगा, ये स्टीम टू वाटर, दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है. ये स्टीम टू वाटर टू स्टीम, सही है. तो इसको रिक्वायर्ड है 2020, ओके, किलो जूल्स पर केजी, राइट? अच्छा अच्छा, एक और चीज कि ये जो हमने स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ी ना, ये जो है ना सब्सटेंस के लिए एक ये सब्सटेंस के लिए एक खास है, राइट? मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना वो हर मतलब एक एक ही टाइप की मटेरियल की अलग अलग हो, राइट? ऐसा नहीं हो सकता.
सही, ये जो है वो आपके पास मटेरियल कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, सही है, इट इज अ मटेरियल कांस्टेंट। सही है। सो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये मटेरियल कांस्टेंट है। मटेरियल, ओके, मटेरियल कांस्टेंट मीन इट डिपेंड्स अपॉन ऑन द स्टेट ऑफ द मटेरियल, ओके, कि किस स्टेट में, तो उस हिसाब से ये होगी, राइट। एंड स्टेट मीन के गैसियस फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसकी अलग होगी, लिक्विफाइड में है तो उसकी अलग होगी, सॉलिडिफाई में तो उसकी अलग होगी, राइट। चाहे वो एक सेम, जैसे वाटर है, अब उसका केमिकल फार्मूला सेम है, राइट, तो आपने केमिकल फार्मूला से यहाँ बात नहीं करनी है, आप यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर से बात करोगे, कि अगर वो केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट है तो उनकी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट्स होंगी वो भी डिफरेंट होने वाली है, ओके। अच्छा जनाब, चलो, अब मेरे पास जो है वाटर मैंने दे दिया और मैंने स्टीम दे दिया, ओके। तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है कि जो एक वाटर का, जो आइस का एक मॉलिक्यूल होंगे, आइस के दो मॉलिक्यूल होंगे, जो H2O के जो दो मॉलिक्यूल होंगे इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो उनको इतनी किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, सही है, यानी 336 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, तब जाके जो है ना उनकी उनकी सेपरेशन इंक्रीज होगी, राइट, और वो क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे, ओके। अगर तो आपने इतनी एनर्जी नहीं दी हुई तो जस्ट उनका टेम्परेचर राइज होगा एंड दैट्स इट, वो फिर कुछ भी नहीं होगा, ओके। और अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी है तो फिर जो है वो स्टेट चेंज, मतलब वो एक मॉलिक्यूल जो है वो उनके बीच, उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से जो है वो लिक्विफाइड बन जाएगा, ओके। एंड सिमिलरली गैस के लिए जो है वो आपके पास जो है आपको 2000 के आसपास किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, ताकि जब आप वो दे दोगे तो दो मॉलिक्यूल जो है उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लाइक दिस, ओके। यानी अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से यहाँ पे आना है, सो इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ वाटर फ्रॉम द आइस, ये अगर आप इसको आइस मान लो और इसको आप वाटर का मॉलिक्यूल मान लो, सो इनको बीच में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसको तकरीबन 336 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, तब जाके जो है ये कन्वर्ट हो पाएंगे आपस में, राइट। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है ना इसका जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, सही हो गया, ये बात समझते हो, एनी प्रॉब्लम किसी को? कुछ आना बोल दो यार, इतने नो कंजूसी सर। से बैठे हो। चलो, चलो फाइन। अच्छा, अब आगे चलते हैं यहाँ से। हमारे पास जो है, हमने हमने याद रखना, हमने टोटल या इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करें। सो अब यहाँ पे जो हमने इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा वो हमारे पास जो था काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पे था, सही है। और यहाँ से हमने जो है कुछ हीटिंग और कूलिंग कर्व देखने, एक कर्व देखने थे, दूसरा तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। और हमने दो फार्मूले बस सिर्फ पूरे थ्रू आउट देखे हैं, सही है। तो इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी देखने हैं, पहले तो हीटिंग और कूलिंग कर्व देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे चलते हैं। सो हमारे पास जो है, हम्म, हीटिंग कर्व ले लेते हैं। हीटिंग कर्व, ओके। अच्छा जनाब, हीटिंग कर्व का क्या सीन है? हीटिंग कर्व का ये सीन है कि भाई मेरे पास जो है वो एक अदद मुझे चाहिए एक्सेस, ये आ गया, सही है। और मेरे पास जो है वो वाई एक्सिस पे टाइम है, सही है, और एक्स एक्सिस पे जो है वो मेरे पास है टेम्परेचर, राइट। एंड you can assume that we have an ice at say ice at -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और लेट्स से -20 यहाँ पे, सही है, यहाँ पे टाइम 0 है, टेम्परेचर -20 है, ओके। अच्छा जी, ग्राफ किस तरह से बनेगा? ग्राफ आपसे नहीं पूछेगा कभी भी बनाने के लिए, बल्कि ग्राफ आपको दिया हुआ होगा एंड यू हैव टू एनालाइज कि चल क्या रहा है, ओके। सो आपके पास जो है पहले तो टेम्परेचर राइज होगा एक सर्टेन टेम्परेचर तक जाएगा, सही है, फिर उसके बाद जो है वो स्टेट चेंज होगी, सही है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास
आपके पास मजीद टेम्परेचर राइज होगा। सही है, मजीद टेम्परेचर राइज होगा। ओके, देन आपके पास जो है वो स्टेट चेंज होगी। ओके, एंड देन आपके पास स्टीम बन जाएगा। सही हो गया। अब तुम वाटर को अज्यूम करो, मैं कुछ पॉइंट तुम्हें दे देता हूँ और हम उस पॉइंट को लेके फिर समझते हैं। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पहले तो टेम्परेचर मार्क कर लेता हूँ। सो एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। राइट। एंड आप ये वाला पॉइंट भी देख सकते हो कि आपके पास, सही, ये दो पॉइंट आप देख सकते हो। सही है, और ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो। सही है, जिसमें हमने बात करनी है। ओके, लाइनें सीधी बन रही है, आड़ी टेढ़ी बन रही है। चलिए चलो, अब आ जाओ जरा इसको देखते हैं कि इसका क्या सीन है। देखो, सो और हम जो है वो कुछ नंबर्स, कुछ वेरिएबल मार्क कर देते हैं। लेट्स से द स्टार्टिंग पॉइंट एज ए, बी, सी, डी, ई, एंड यू कैन टेक दिस एज एफ। ओके, नाउ अगर आप देखो, सो ए से बी में क्या हो रहा है, अगर हम जो है ना ए से बी के लिए काम करें, सो हमारे पास जो है, अगर हम ए से बी के लिए काम करें, ए टू बी। ओके, सो ए से बी में आपके पास जस्ट टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके, -20 से, और लिनियर टेम्परेचर राइज है, -20 से 0 तक जा रहा है। ओके, सो दिस टेम्परेचर शुड बी 0। राइट, अगर हम वाटर की बात करें, सो दिस टेम्परेचर शुड बी 0 एंड दिस टेम्परेचर शुड बी 100। देयर शुड बी सम टेम्परेचर इन बिटवीन जो कि 25 होगा, जिसको हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। सही है, और वो आपके पास यहाँ पे लाइन पे कहीं पर आ रहा होगा। राइट, नाउ अब हमारे पास जो है वो ए से बी अगर हमारे पास है, तो अगर आप स्टेट की बात करो, स्टेट, सही है, तो हमारे पास ए से बी तक जो स्टेट होने वाली है वो हमारे पास होने वाली है सॉलिड। राइट, और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। राइट, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। राइट, और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही। राइट, और टोटल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय यू, वो आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग है। राइट, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सही है, और in this type of scenario, where you have the increasing temperature or decreasing temperature, you can use q is equals to mc delta t। राइट, और यहाँ पे q जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। राइट, क्योंकि पोटेंशियल में जो चेंज नहीं आ रहा। राइट, तो आप जो होगे वो इस स्टेज के लिए ये काम कर सकते हो। क्लियर। नाउ ए बी तो हो गया, अब हमारे पास दूसरी चीज आते हैं बी टू सी। बी टू सी, ओके। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि बी टू सी में क्या स्टेट होने वाली फिर मिक्सचर लिक्विड। ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मेल्टेड होएगा, मेल्टेड होगा, यानी पानी होगा या गैस, पानी होगा या आइस होगा। लिक्विड होएगा। सिर्फ लिक्विड सर मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सर। है। अबे तू सही बोल रहा है यार, तू सही बोल रहा है। मेरे को औरों को तो तंग करने दे यार। है, अब तुम्हारे कारी साहब चले गए। जी। अच्छा, ओके। ओके फाइन, अच्छा जी। अबे यार, लोगों ने पकड़ लिया स्क्रिप्ट, अब मैं कैसे तंग करूंगा। इब्राहिम को मुझे छेड़ना था। अच्छा, इब्राहिम ये जो कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, ये कैसे पॉसिबल है, सही सही नहीं लग रही ना इसकी बात। सर क्योंकि अभी वो एनर्जी ओवरकम कर रहा है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, तो इसलिए। क्या मतलब, तो इसलिए वो सिर्फ लिक्विड होना और चाहिए, है सर ना, है वो ना। एनर्जी मतलब वो कंज्यूम कर रहे हैं ना अपने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए सर, तो कुछ चीजें अभी होंगी सॉलिड और लिक्विड, है, क्योंकि वो अच्छा। भी ओवरकम कर स्टेट। तो एक बात बताओ कि जो चीज सॉलिड होगी
और जो चीज लिक्विड होगी, क्या दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे, या जो लिक्विड बन चुका होगा वो फिर टेम्परेचर राइज करना शुरू कर चुका होगा? व्हाट डू यू से? सर वो जब सर्टेन टेम्परेचर रीच कर लेगा तो फिर वो गैस में टर्न शुरू हो अबे जाएगा। अबे अबे, इतना आगे कहाँ जा रहा है बे? हम ए बी और सी पे, कहाँ डी पे कहाँ पहुंच गए बे? नहीं नहीं, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि भाई ओके दोनों ही स्टेट हम हमें पाई जा रही है, ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन दोनों स्टेट में से जो कि एट 0 डिग्री पे है, तो जो चीज लिक्विड की जो चीज सॉलिड की लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होगी, क्या उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया होगा? व्हाट यू से? कुछ तो जी बोलो सर। यार, है आप कह रहे हो जी सर, ओके। अच्छा जी, चलो आप ये कह रहे हो, अच्छा लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि कुछ सॉलिड बचा हुआ है, लाइक कुछ आइस है कुछ लिक्विड है, और जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, और जो सॉलिड है उसकी स्टेट चेंज हो रही है, ओके ऐसा कह रहे हो? सही। हाँ जी सर, जब तक सॉलिड भी टर्न हो जाएगा लिक्विड में तो उसका भी टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा। अच्छा जी, ओके आप ये कहते हो, सही है। चलो मान लिया, आपकी बात भी मान लिया, और किसी और के पास चलते हैं। इबाद ब्रो, आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो स्टेट्स के बारे में, कि ए बी सी सी में स्टेट क्या होने चाहिए? यस। इबाद जो है ना वो माइक बंद करके सो रहा है। अच्छा, सही बात भाई, तो सो रहे हैं। चलो दूसरे वाले अब्दुल्ला के पास चलते हैं। अब्दुल्ला ब्रो, आप क्या कहते हो? सर लिक्विड। सिर्फ लिक्विड होगा बी से सी में भी? है? मुझे तो यही लग रहा है लिक्विड होगा। सिर्फ लिक्विड होगा अच्छा, कैसे कैसे लग रहा है, मतलब आपने क्या ऐसा सोचा कि आपको ऐसा लगा कि लिक्विड होगा? कोई मुझे जरा बताओगे प्लीज। सर एनर्जी अंदर डाल रहे हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल्स की मूवमेंट भी हो रही है, तो ऑब्वियसली चेंज इन स्टेट होगा। ओके, तो चेंज इन स्टेट तो चलो मान लिया मान लिया, लेकिन जो बी से सी होगा वो पूरा का पूरा चेंज इन स्टेट हो चुका होगा, या वहां पे कुछ सॉलिड होगा कुछ लिक्विड होगा, या क्या सीन होगा? क्या बोलते हो? पूरा हो गया होगा। पूरा हो गया होगा, अच्छा आप ये कहते हो कि पूरा हो गया होगा, चलो आपकी बात भी मान ली। और अच्छा जी, सारा के पास चलते हैं। सारा आप क्या कहती हो? दोनों होगा। दोनों होगा क्या? सॉलिड। क्या वजह, क्या वजह? क्योंकि वो लाइक टेम्परेचर इंक्रीज तभी होगा जब पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब तक नहीं होगा तो फिर टेम्परेचर रहेगा वैसे ही? हम्म। अच्छा आई ऐसा होगा। थिंक। ओके, चलो मान लेते हैं, आपकी बात भी मान लेते हैं। अच्छा, अगर मैं सबकी बात मानूंगा सर तो मेरे असल ख्याल में से उस टाइप के लिए हाँ, टेम्परेचर राइज होगा जो लिक्विड है, लेकिन सॉलिड के लिए तो वही रहेगा। लिक्विड के लिए टेम्परेचर राइज होगा, सॉलिड के लिए वही रहेगा, ओके आप ये कह रहे हो। अम्म ओके, क्या अब्दुल्ला क्या कह रहा था ब्रो? तो मैं कह रहा था कि बी से सी में काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इसलिए टेम्परेचर कोई कांस्टेंट है, लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही अबे है तो उसकी वजह से आपका। अबे एक मिनट, ये मेरा 2x पे लगा हुआ है, तुम इतनी तेज बोलो, आहिस्ता बोलो यार, सुकून से इत्मीनान से बोलो, और मैं भाग कह क्यों? रहा हूँ कि हाँ। आपसे मैं कह रहा हूँ कि बी से सी में अबे आपकी 1x काइनेटिक 1x एनर्जी, पे ले आओ, हाँ सही है सही है, बढ़िया बढ़िया, सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस। आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, इट विल स्टे कांस्टेंट, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल्स की, विल चेंज, एंड फिर इसकी वजह से आपकी चेंज ऑफ स्टेट ऑब्जर्व हो रही है। ओके, अच्छा लेकिन लेकिन मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक चीज लिक्विड बन चुकी है, तो उसको क्यों, वो उसके उसके लिए क्या मसला है? मतलब उसका तो टेम्परेचर राइज हो जाना चाहिए ना, मतलब वो क्यों नहीं हो रहा? मतलब जो चीज सॉलिड है चलो फड्डा उसका है ना, लेकिन जो चीज सॉलिड के साथ मतलब आइस के साथ साथ जो आजू बाजू वाटर है, वो क्यों नहीं लिक्विड, वो क्यों नहीं उसका टेम्परेचर राइज हो रहा? यस, क्या कहते हो? फिर उनके तक एनर्जी नहीं गई होगी। है, चलो साहब ये कह रहा हूँ उनमें एनर्जी नहीं है, एनर्जी इतनी होशियार नहीं है यार, एनर्जी बोंगी है यार, एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल भी बोंगे हैं और एनर्जी भी बोंगी है, सही है। अच्छा देखो सीन ये है, हम ना बेसिकली एज्यूम करके बैठे होते हैं, सही है। हम ये कहते हैं कि अगर तो एक चीज, अगर तो आप लाइक नॉर्मली इसको देखो ना, जैसे अगर आपने किचन में जो है कोई बड़ा सा बर्फ का
बर्फ का जो है ना कुछ वो बर्फ रख दी है, और अब आप जो है ना जब वो लिक्विफाई हो रहा होगा, तो जो चीज़ लिक्विड बन रही होगी ना उसका टेम्परेचर आपको थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ दिखेगा, इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, राइट। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो फिर उसमें जो है वो जब तक सारा का सारा लिक्विड सॉलिड लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, तब तक जो है वो टेम्परेचर किसी भी चीज़ का राइज नहीं होगा, ओके। और वो टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम containing the solid and liquid at that point, at that melting point, वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। और जितनी भी एनर्जी होगी ना, जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी लेटेंट हीट के अंदर, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर जा रही होगी, ओके। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कहीं पे भी नहीं जा रही होगी, ओके। समझ रहे हो? क्योंकि आपको ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि जिस तरफ से काइनेटिक एनर्जी फ्लो कर रही होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर होती है, राइट। अब जब वो काइनेटिक एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर होगी तो जो जो आईसी पोर्शन होगा, जो सॉलिड वाला पोर्शन होगा, जब वहां तक पहुंचेगी काइनेटिक एनर्जी तो वो फिर बॉन्ड एब्जॉर्ब कर लेंगे उस काइनेटिक एनर्जी को, और जो है वो अपनी स्पीड मेंटेन रखेंगे और अपने स्टेट चेंज करने लगेंगे, राइट, एट दैट सर्टेन टेम्परेचर, ओके, जो फिक्स टेम्परेचर होता है उनका। तो जब वो अपनी स्टेट चेंज करने लगेंगे तो उस स्टेट चेंज के अंदर फिर वो सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम होने लगेगी और कोई एनर्जी भी इधर उधर नहीं जाने वाली है, ओके। सही है। तो हमने कहा कि भाई सर ये हमारे पॉइंट पास, वापस से बताइएगा प्लीज। अबे यार है, हमने मैंने ये बोला कि जैसे जो है ना जब काइनेटिक एनर्जी एनर्जी जब फ्लो करती है तो जिस जिस रीजन से एनर्जी फ्लो कर रही होगी, तो जब वो मॉलिक्यूल को हिट करेगी तो मॉलिक्यूल जब उनकी एनर्जी गेन करेंगे तो वो एनर्जी विद इन द मॉलिक्यूल या विद इन द सिस्टम, विद इन द लिक्विड, और लाइक जो भी बॉडी है आपकी वो आगे ट्रांसफर होगी, राइट। तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होते होते जब उस पॉइंट तक पहुंचेगी जहां पे आपका सॉलिड कंटेंट है, ओके, लिक्विड और सॉलिड कंटेंट दोनों है, तो लिक्विड से होते हुए जब सॉलिड कंटेंट तक पहुंचेगी तो सॉलिड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी जो पोटेंशियल है, यानी अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अपनी जो स्टेट चेंज है उसके अंदर उसको कंज्यूम करेगा, एंड कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी और देयर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ओके। काइनेटिक एनर्जी भी वो कोई ओके। फर्क नहीं लाएंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने लगेंगे, ओके। और चूंकि वो अच्छा। टेम्परेचर डिपेंडेंट है इस वजह से ऐसा होगा, राइट। मतलब पार्टिकल को नहीं पता चल रहा कि हमें जो है ना इसको काइनेटिक में यूज करना है या पोटेंशियल पे यूज करना है, पार्टिकल को नहीं पता चल रहा, बल्कि पार्टिकल ये देखेगा कि भाई टेम्परेचर क्या है, सही है। उसको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर हमारे पास, हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है, तो अब वो जितनी भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जाएगी, और अगर नहीं आया होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जाएगी, राइट। अच्छा जी, चलो आ जाओ। अब हमारे पास जो है वो स्टेट हमारे पास है यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड, ओके। और टेम्परेचर हमारे पास जो है कांस्टेंट हो जाएगा, सही है। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। और आपके पास जो है, अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास इंक्रीज हो रही होगी, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, सही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सही है। एंड यू हैव टू यूज द फार्मूला क्यू इज इक्वल्स टू एम एल, ओके, राइट। ये आपके पास ए से बी तक का कॉन्सेप्ट था और बी से सी तक का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, सही है। नाउ सी से डी तक का कॉन्सेप्ट भी सेम होगा, डी से ई तक का कॉन्सेप्ट भी सेम होगा, लाइक जो थ्योरेटिकल जो ये मैंने पॉइंट्स नोट किए ये सारे तो सेम होंगे, राइट। बट एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे शायद आपको दिख रहा है कि ए से बी में जो ग्रेडियंट है, सी से डी में जो ग्रेडियंट है और ई से एफ में जो ग्रेडियंट है वो डिफरेंट है। एंड सिमिलरली जो बी से सी तक का जो पोर्शन है, जो टाइम है, और डी से ई तक का जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, राइट। तो इसको भी समझ लेते हैं कि इसका क्या क्या लॉजिक है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है, सही है। यानी आप ये देख रहे हो कि भाई आपके पास जो है जो हमारे पास बी से सी वाला पोर्शन है वहां पे हमें कम टाइम के अंदर वो स्टेट चेंज हो रही है, और डी से ई तक में ज्यादा टाइम के अंदर स्टेट चेंज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप लिख सकते हो आइस प्लस वाटर, सही। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि वाटर प्लस स्टीम, सही है। अच्छा, वैसे कॉमन सेंस है, कोई कोई रिलेट कर सकता है इसको कि ये टाइम डिफरेंस क्यों आ रहा है? कैन एनीबडी रिलेट कि टाइम डिफरेंस क्यों आ रहा है? यस।
using the concept of the arrangement and the motion of the particle. तुम लोग कर सकते हो ऐसा? मे भी जो आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है वाटर में, इट इज लाइक स्लो कंपेयर टू आइस. This is what I'm asking, bro. Like, why the transfer of energy is slow? So because particles in water are loosely packed and they move past each other a lot, while in ice they're like held close to each other, so direct contact with the, and that's why it's faster. ओके, ओके, बेटर अप्रोच। फाइन, सही है, सही कह रहे हो। और किसी के जहन में कोई खुराफात आ रही है? सॉलिड टू लिक्विड इज इजियर बिकॉज उसको बस रेगुलर अरेंजमेंट को तोड़ना है, बट ओके। लिक्विड टू गैस में आपको जो द पार्टिकल्स नीड टू एस्केप, तो उनको जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम कंप्लीटली करना होगा, तो उसलिए ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। चलो, ओके। और वो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम कह रहे हैं कि अब चूंकि हमने एनर्जी कांस्टेंट रखी हुई है, कांस्टेंटली हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इट टेक लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम ताकि वो जो है ना वो उस चीज को ओवरकम करे। चलो फाइन। और किसी के जहन में कोई और अच्छे आइडिया? सो आई सही है। थिंक लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, और लैटिस होता है सॉलिड में, उसमें शायद हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना आए, तो इसलिए। है। अबे अगर 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 लिक्विड, अगर तो केमिकल फार्मूला सेम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं होगा? नहीं, मतलब लिक्विड, मतलब केमिकल फार्मूला सेम है ना, वो तो सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है ना, नहीं? Mm. ओके ओके। मतलब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो अलग नहीं कर रहे ना, हम तो लाइक उनके आपस में जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन द टू H2O मॉलिक्यूल्स, हम उनको ब्रेक कर रहे हैं। जी। तो अच्छा जी, चलो खैर है। चलो, अच्छी अप्रोच लगा रहे हो तुम लोग, तो सही है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है, चलो ये दो बातें तुम लोगों ने कह दी, तो बातें सही है कि हमारे पास जो है चूंकि जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो है वो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, और उसके अंदर पार्टिकल जो है वो फार अपार्ट होते हैं कंपेयर टू सॉलिड। तो उसके अंदर जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं तो हीट जो है वो उसको थोड़े से ज्यादा मेहनत खच्चर ख्वारी करनी पड़ती है, क्योंकि पार्टिकल फार अपार्ट है, राइट? सो ये इसका रीजन है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आप लोगों ने खुद भी बता दिया, राइट? अच्छा, और ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, ग्रेडियंट की, तो पहले तो अगर हम ये देखें कि ग्रेडियंट में क्या बताएगा, अगर हम दोनों फॉर्मूलाज को देखें। सही है। अच्छा, ये जो आपने बात की थी डी से ई तक और बी से सी तक, ये आपने कॉन्सेप्ट यूज किया था लेटेंट हीट का, ओके? अब ए से बी या सी से डी या ई से एफ जो है वो आप यूज करोगे जस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, विच इज ई इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ओके? और हम जो है वो टेम्परेचर का ग्राफ बनाए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालें, सो हमारे पास आ जाएगा 1/mc डेल्टा, 1/mc, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास आई टाइम्स वी विच इज़ अ कांस्टेंट, और यहाँ पे टाइम ओवर टी, ये बन रहा है। अच्छा, अगर मैं इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज अगर मैं इनकी तुम लोग को दूं, मुझे लिक्विड की हमारे पास 400 होती है, 4200 होती है, सॉलिड की हमारे पास होती है, आइस की यानी हमारे पास होती है 2000 समथिंग होती है, एंड गैस की पता नहीं कितनी होती है, लेट मी चेक। अच्छा जनाब, सो आइस की हमारे पास 2000 है, हाँ, आइस की हमारे पास 2090 है, और सॉलिड की हमारे पास कितनी है, वाटर की हमारे पास 4186 है, और गैस की अगर हम देखें, स्टीम की दे रखी है, नहीं दे रखी, दे रखी है, सो ये हमारे पास है 1520। सही है। तो अगर तुम इनकी वैल्यूज को देखो, तो इनकी वैल्यूज के हिसाब से जो है ना तुम्हारे पास ग्रेडियंट डिसाइड हो रहा है, राइट? अच्छा, बेसिकली ना मैंने किया ये, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो। देखो, हमारे पास Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी था, सही है? अगर मैं मान लो तुम कि अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ एक हीटर से, जो कि हीटर चल रहा है पावर सप्लाई से, और उस पावर सप्लाई को मैंने करंट और वोल्टेज दिया हुआ है आई और वी के फॉर्म में, सही है? सो मैं पावर का मैं एनर्जी को पावर की टर्म में लिख सकता हूँ, पावर टाइम्स टाइम इज बेसिकली द एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, राइट? और पावर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वोल्टेज टाइम्स करंट से, टाइम्स टी। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वोल्टेज टाइम करंट ये मेरा कांस्टेंट है, ओके?
मैंने सेम रखा हुआ है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने टी को वहां भेज दिया, मेरे पास वी आई ओवर एम सी इज इक्वल्स टू टी ओवर टाइम। ओके, ये मेरे पास ग्रेडियंट है, दिस इज माई ग्रेडियंट, राइट। अच्छा जनाब, अब अगर ओके, ये मेरे पास आ रहा है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है सी पे, राइट। सी पे डिपेंड कर रहा है, सही हो गया, क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी हमारे पास अगर एक मैं आइस ले रहा हूँ, तो उस आइस का जो मास है वही मास कन्वर्ट होके वाटर बनेगा, राइट। अगर मैं लेट से 10 ग्राम का आइस ले रहा हूँ, तो वो 10 ग्राम आइस जो है वो थोड़ी देर बाद 10 ग्राम लिक्विड बन जाएगा, और आई भी सब सेम है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ जो आइस से लिक्विड बना या आइस से वाटर बना, उसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो गई, राइट। तो अगर तुम यहाँ पे देखो कि ग्रेडियंट इज एक्चुअली 1/c, राइट। तो बेसिकली जिसका c जितना बड़ा होगा, उसका ग्रेडियंट उतना फ्लैटर आएगा, राइट। सो हमारे पास जो है वो 418, इसका इसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, सही है। तो इसका ग्रेडियंट सबसे लेस स्लोपी है, ओके। और फिर उसके बाद जो है वो ए बी का स्लोप आ रहा है, और फिर सबसे ज्यादा जो है वो स्लोप इसका आ रहा है, सी का आ रहा है, राइट। क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो है वो इनवर्स रिलेशन है, राइट। ग्रेडियंट जो है इज 1/c, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c, राइट। तो जिसका सी बड़ा होगा उसका ग्रेडियंट छोटा होगा, जिसका सी छोटा होगा उसका ग्रेडियंट बड़ा होगा, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ओके। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आया ये वाला पॉइंट, समझ में आया ऊपर से किया? ऊपर से गया सर। ऊपर से किया, ओहो। सर। चलो, बोलो बोलो। सर मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है तो मैं अच्छा ऐसा है, जा रही थी। हाँ सेट सेट। और ये हो आप इसकी जाएगा रिकॉर्डिंग कब अपलोड करेंगे? गैस। यार देखो कयामत की शाम तक। अबे कर देता हूँ यार, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाने दो, चैप्टर कंप्लीट, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो एक साथ ही मुझे करनी है, सही है, ये कहानी है। अच्छा जी, तो खैर ये कॉन्सेप्ट था, सही। अगर नहीं समझ में आया कोई मसले की बात नहीं है, सही है। ये मुझे बस सिर्फ एक कीड़ा काट रहा था, तो मैंने जो है ना तुम लोग को आगे ट्रांसफर कर दी। अगर समझ में आता है फाइन, नहीं समझ में आता तो पेपर में तुमसे नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ओके। सो बस ये बेसिकली ग्रेडियंट से रिलेटेड कहानी थी। तुम्हें बस सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कोई भी ग्राफ तुम्हें पेपर में दिया हुआ है, तो तुम उसके ग्रेडियंट को किस तरह फार्मूला से रिलेट कर सकते हो, बस तुम्हें इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे रिलेट किया, ओके। अगर तो समझ में आता है देन वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता इग्नोर करा दो, डोंट वरी, सही। अच्छा जनाब, चलो ये एक चीज हो गई। अम्म आगे बढ़े या बस करें, क्या बोलते हो? एक छोटी सी चीज पढ़ानी है बस। हम्म, हम्म, अच्छा, हम कर सकते हैं, चलो लगे हाथों निपटा देते हैं, लगे हाथों निपटा देते हैं, हमारा टाइम बच जाएगा। छोटी सी चीज़ है बस, 2 मिनट में निपट जाएगी। ये रही। अबे नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेकार तस्वीर आई है। खैर अभी इसी से काम चलाओ। बहुत ज़्यादा ब्लर आ रही है, ब्लर आ रही है, यस। देखो सीन ये है कि यहाँ पे जो है ना वो हमने थर्मल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई अगर तो हमारे पास जब हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे होते हैं, तो हीट ट्रांसफर के अंदर होता ही है कि हमारे पास सराउंडिंग से भी हीट आती है, और हम जो पावर सप्लाई से ट्रांसफर कर रहे हैं उससे भी आ रही है। तो या तो आपने चूल्हे पे रखा हुआ है वो हीट अप हो रहा है, राइट। या तो फिर जो है वो आपने चूल्हे पे नहीं रखा हुआ और आप हीटर से पावर दे रहे हो, तो उस कॉन्सेप्ट से भी आती है, राइट। सो यहाँ पे जो हमने बात करनी है वो हीट हीट लॉस या हीट फ्रॉम द सराउंडिंग की आपने बात करनी है, सही है। एनर्जी एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, राइट। सही है, तो हमने ये कहा कि भाई हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो जो सराउंडिंग की एनर्जी है ना, हम उसको देख रहे हैं कि वो कितना इंटरफेयर कर रही है हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर, राइट। तो अब अगर तुम ये एक अज्यूम कर लो कि भाई तुम्हारे पास ये जो है वो एक आइस है, सही है, हमारा रेड कलर का आइस है, लेकिन जो है वो काम चला लेंगे, सही है। अब इस आइस को मेल्ट कराने के लिए, ये कोई भी एक कॉन्सेप्ट ले सकते हो, मैं आइस को अज्यूम कर रहा हूँ, ओके। सो अब तुम्हारे पास ये जो आइस है, तुम इस आइस को मेल्ट कराने के लिए दो काम कर सकते हो, सही। या तो तुम बिल्कुल आइसोलेट कर दो सिस्टम को, सिर्फ हीटर से जो है वो उसको मेल्ट करवाओ, ओके। या फिर तुम क्या करोगे, जस्ट एक नॉर्मल सराउंडिंग के अंदर रख दो, और जो है ना वो तुम हीटर उसके अंदर डाल दो, तो हीटर और जो सराउंडिंग है वो दोनों उसको मेल्ट करा रही होंगी, राइट। तो इसके अंदर जो है वो अगर तुमने
यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है तुम्हारे पास जो है ना वो हीटर जो है वो उसकी हीटिंग आ रही है, हीटिंग फ्रॉम हीटर, एक कॉन्सेप्ट। सही है। और दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ रहा है कि तुम्हारे पास जो है वो सराउंडिंग से तुम्हारे पास जो है वो हीट आ रही है, ओके, फ्रॉम सराउंडिंग, ओके। तुम्हारे पास ये दो काम हो रहे हैं, राइट, कि तुम्हारे पास जो है आइस को दो दो चीजें जो है, दो सरफेसेस, ये दो एनर्जी बेसिकली वो मिल के जो है ना उसको मेल्ट करवा रही है, ओके। हम अभी ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आइस है ना, ये आइस जो है वो 0 डिग्री पे, ओके। सही है। सो हमने कहा कि भाई आइस एट 0 डिग्री। सही, 0 डिग्री का मतलब ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ इसे स्टेट चेंज करना है। मतलब हम ये अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि इसका जो है ना वो टेम्परेचर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, हम स्टेट चेंज के वक्त जो है ना वो थर्मल एनर्जी निकालने की कर रहे हैं, ओके। तो अब तुम्हारे ख्याल में अगर तो स्टेट चेंज होगा तो इस केस के अंदर कौन सी दो टाइप की एनर्जी हमारे पास हेल्प कर रही होंगी इसको स्टेट चेंज कराने के लिए? एक हमारे पास होगा हीटर की एनर्जी, सही है। एक एक हमारे पास होगी पावर फ्रॉम द हीटर या एनर्जी फ्रॉम द हीटर, ओके, सही है। और प्लस एक तुम्हारे पास होगी एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ओके, सराउंडिंग, सही। और ये दोनों मिलके तुम्हें क्या कर रहे होंगे? तुम्हें जो है ना वो तुम्हारे सिस्टम को या तुम्हारे आइस को मेल्ट कर रहे होंगे। सो ML, ओके, ML हमारे केस के अंदर वेपराइज, हमारे केस के अंदर फ्यूजन है, सही। यानी स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड, सही। सो खैर, अब ये तुमने इक्वेशन बनानी, ये इक्वेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को प्लीज समझ लो कि ये तुम्हारे पास क्यों बन रही है, राइट। हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता था E एनर्जी इज इक्वल टू ML, जस्ट। लेकिन उसके अंदर हम ये कहते थे कि ये एनर्जी जो आ रही है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है? जस्ट हीटर से आ रही है, राइट। अब हीटर के साथ साथ सराउंडिंग भी ऐड हो रही है, तो हमने सराउंडिंग की भी एनर्जी को यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। तो लेकिन चूंकि हम डायरेक्ट जो है वो सराउंडिंग की एनर्जी नहीं निकाल सकते, राइट। और अगर अगर जो है ना वो हमें सराउंडिंग की एनर्जी ना पता हो या हमें लेटेंट हीट, यानी अगर तो हमारे पास सारी चीजें नोन है, राइट। यानी हमें हीटर की एनर्जी जो दे रहा है वो भी पता है, L यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन वो भी पता है, M भी पता है, देन हम स्ट्रेट अवे जो है वो सराउंडिंग की एनर्जी निकाल देते हैं, राइट। लेकिन अगर सराउंडिंग की एनर्जी नहीं पता और कोई और वेरिएबल भी नहीं पता, सही है। अब हीटर की एनर्जी तुम मेजर कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो है ना वो एल हमें जो है ना किसी सब्सटेंस को निकालना होता है, प्रॉब्लमेटिक हमारे पास होता है एल, सही है। कि एल जो है वो हमें यानी जो एल है ना, यानी लेटेंट हीट जो है ना वो हमें निकालना होता है, वो हमें मेजर करना होता है, राइट। और हम चाह रहे होते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में जो है रूम टेम्परेचर में मेजर करके कितना आ रहा है। तो हमें उसके लिए जो हमारे पास सराउंडिंग है ना उसकी एनर्जी कंसिडर करना पड़ती है, ओके। तो अब अगर मेरे पास ऐसा सिनेरियो, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो है ना मैंने अब क्या किया, मैंने दो डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। पहला एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म कर लिया एक एक करंट की वैल्यू पे, एक वोल्टेज की वैल्यू पे। अच्छा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो हीटर से जो चीज़ आ रही है ना वो तुम्हारे पास किसके बराबर होगी? वो तुम्हारे पास होगी पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम के, ओके। यानी पावर आपके पास होती है V टाइम्स I times T is equals to energy, right? So you can also replace E with VIT, okay? In case अगर आपको जो है वो दिया वो सही हो गया। सो इन केस अगर आपको जो है वो दिया हुआ हो, क्या चीज़ दिया हुआ, इन केस अगर आपको जो है वो वोल्टेज करंट दिया हुआ, यूजुअली वोल्टेज करंट ही दिया हुआ होता है, ओके। तो आप उसको रिप्लेस कर लोगे, राइट। अगर तो एनर्जी के टर्म में आप चाहो तो एनर्जी रख दो, पावर के टर्म में चाहो तो आप पावर रख दो, आपको इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ओके। अगर सिर्फ पावर के टर्म में इक्वेशन बनवा रहा है तो फिर आपको जो है वो V टाइम्स I से सब्स्टिट्यूट करना होगा, वहां पे T से डिवाइड करना होगा, सही। तो खैर, ये तो आपके पास बात हो गई पावर फ्रॉम द हीटर या एनर्जी फ्रॉम द हीटर, ओके। अच्छा, अब सराउंडिंग की एनर्जी अगर हमें नहीं पता और साथ में हमें एल भी नहीं पता, सही है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना दो डिफरेंट वोल्टेज और करंट की वैल्यू पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और उसके अंदर जो है हम उसके अंदर फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब इसके अंदर हमारे पास रेस्ट ऑफ द वेरिएबल कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके, और चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते हो, सही हो गया।
तो अब आप जो है दो डिफरेंट वैल्यूज ले लोगे, सही है। अब क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो आपको दे देगा कि जो है ना आपने पहले परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, और आपने वोल्टेज की वैल्यू रखी हुई थी लेट्स से 10 वोल्ट, और करंट की वैल्यू रखी हुई थी 2 एम्पियर, ओके। फिर आपने कहा अच्छा जी, उससे आपको जो है ना एक जो भी एक्सपेरिमेंट मिला आपने नोट डाउन कर लिया मास, ओके, कि भाई इतना मास का चेंज आ रहा है वगैरह वगैरह। फिर आपने दूसरी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपने ले लिया लेट्स से 80 वोल्ट ऑफ वोल्टेज एंड 4 या 5 एम्पियर या 10 एम्पियर ऑफ करंट, ओके। और आपने जो है वो फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, राइट। टाइम सेम होना चाहिए, टाइम जो है ना वो आपके पास सेम होने चाहिए जितने टाइम के लिए आप परफॉर्म कर रहे हो, ओके। तो जब आपने ये दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो अब आपके पास दो इक्वेशन आप बना सकोगे, राइट। ये भी हम क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन में करके भी दिखाऊंगा किस तरह से होगा, ओके। दो इक्वेशन हम बना लेंगे, सही। एक और हमारे पास बन जाएगी ई एच ऑफ हीटर, राइट, प्लस ई ऑफ सराउंडिंग, सही हो गया, इज इक्वल टू एम एल, राइट। सो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी उनकी दो डिफरेंट वैल्यू से, और फिर हम जो है ना इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और हमारे पास एम एल या जो भी आपने निकालनी है सराउंडिंग की वो आपके पास निकल आएगी, ओके। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आती है किसी को, यहाँ तक कोई मसला? सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। टेनियसली, ओके। सो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ओके। सो ये हमारे पास जो है चैप्टर की एक रिमेनिंग चीज थी, वो हमने यहाँ पे कर ली, राइट। अब जरा आ जाओ इसके चलते हैं क्वेश्चन पे, और इसके जो है ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है, ओके। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, एक ही पैटर्न पे आते हैं, लेकिन अगर आपने उसका मेथड समझ लिया तो फिर आपको आ जाएगी। अदरवाइज जो है वो फिर आपको मसला होगा, सही है। सो आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं।